स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। कविता आज महाकाल मंदिर आई थी। एक खास वजह थी। कविता के बेटे की शादी हुई थी और वो अपने बहू और बेटे को माथा टिकाने के लिए महाकाल के मंदिर लेकर आई थी। अब एक नॉर्मल पारिवारिक एक टूर था महादेव के दर्शन के लिए, लेकिन शायद ये एक गहरा राज था जो सालों से कविता के मन में नासूर बनकर रह रहा था। शायद आज दर्शनों के बहाने उसको इस राज का पर्दाफाश हो जाता। अब ऐसा भी क्या था? दरअसल जब कविता अपने बेटे और अपनी बहू को माथा टिकाने के बाद जब बाहर आती है, मंदिर के गाड़ी में बैठती है, पार्किंग से निकलने लगते हैं, तभी उसका ध्यान जो है एक शख्स की तरफ जाता है। ये जो शख्स था ये इसे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। हालांकि पहली ही झलक में उसको कॉन्फिडेंस तो था नहीं, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे बाल, दाढ़ी, एक ऐसी वेशभूषा जिसे हम आमतौर पर भिखारियों की वेशभूषा कह सकते हैं, और वो था भी। हालांकि कविता इस बात की एक्सपेक्टेशन कर नहीं रही थी कि जिस शख्स को वो जानती है वो उसे यहाँ पर मिलेगा। कविता को लगता है कि शायद उसका वहम है। वो अपने बेटे को कहती है कि 2 मिनट गाड़ी रोको। वो गाड़ी से उतरती है, वो देखती है उस आदमी को पास जाकर। वो जानना चाहती है, वो अपना वहम दूर करना चाहती है कि जिस शख्स को मैं जानती थी क्या वो वही है। जैसे जैसे वो उसके पास आती जा रही थी, उसको इस चीज का निश्चय हो रहा था कि हाँ, ये तो वही है, ये तो वेद ही है। लेकिन वेद इस हालत में ऐसे कैसे? अब जब वो पास जाती है, वो आदमी बस एक जगह टकटकी लगा के देख रहा था, जैसे किसी को निहार रहा हो, किसी को काफी समय से देख रहा हो। कविता धीरे से बोलती है कि तुम वेद ही हो ना? अब जैसे ही वो सुनता है, व्यक्ति एकदम से वो हिल जाता है और वो कविता की तरफ देखता है। कविता की तरफ देखते ही उसके अश्रुधारा बहने लग पड़ती है। वो व्यक्ति जो कुछ समय पहले काफी सामान्य लग रहा था, एक ही जगह पर टकटकी लगा के देख रहा था, अब वो तो बस कविता को देखकर रो रहा था और उसके पांव पकड़ लिए। वो पांव पकड़कर ऊंची ऊंची रो रहा था। कविता का बेटा, उसकी बहू और उसका पति ये समझने में नाकाम थे कि दरअसल यह व्यक्ति कौन है, इसका कविता के साथ क्या रिश्ता है और ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। अब कविता उसको चुप कराती है, पानी वगैरह पिलाया जाता है, उठाया जाता है, वहां से कहीं और लेकर जाया जाता है, क्योंकि कविता कुछ जानना चाहती थी, काफी बातें। एक ऐसा राज जो कविता सोच रही थी कि शायद ये राज का खुलासा उसके जीते जी नहीं होगा, लेकिन वेद के रूप में, या यूं कहें कि उस व्यक्ति के रूप में, आज उस राज के ताले की चाबी कविता को मिल चुकी थी। वेद अभी काफी ज्यादा इमोशनल हुआ था। कविता के पति उससे पूछते हैं, लेकिन कविता कहती है कि बस सब कुछ मैं बाद में आपसे बात करूंगी, मैं बस आपको इतना बता देती हूँ कि आपको सुषमा दीदी का पता ना? वो कहती है कि हाँ, सुषमा दीदी। ये कहते हैं कि बस उनके साथ इनका कुछ नाता है और हमें कोई बात करनी होगी इनके साथ जरूरी। इनके पति कहते हैं ठीक है, फिर यहाँ पर तो मुझे लग नहीं रहा कि इनकी हालत जो है इतनी जल्दी हाथ में आएगी कि हम इनसे कोई बात कर सकें। इनको घर ले चलते हैं। ये अब इनको घर ले जाते हैं, वो साफ सफाई करते हैं, नहाते धोते हैं, अच्छे कपड़े पहनाते हैं, लेकिन वेद के चेहरे पर मायूसी, उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ तौर पर नजर आ रही थी। क्या था ऐसा राज? क्या ऐसा कोई खौफनाक राज था जो आज से बरसों पहले शायद वेद को ही पता था और कविता जानना चाहती थी? और ये सुषमा कौन थी? सुषमा तो एक किरदार थी, या यूं कहें कि इस किस्से का एक जरूरी किरदार थी, लेकिन एक और किरदार भी थी, रीमा। वो कहाँ गई,
कहाँ है, क्या कर रही है, इस राज का पर्दाफाश भी आज होने वाला था। लेकिन ये सभी किरदार, सुषमा, रीमा, कविता और वेद, इनका आपस में क्या लिंक है? और क्या ऐसा कोई राज है जो कभी कविता ने अपने पति को नहीं बताया? शायद थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा नहीं बताया, या फिर यूं कहें कि जितना कविता को पता था उतना बताया, बाकी बताते हैं ना। शुरू करते हैं इस किस्से का दूसरा पड़ाव, लेकिन उससे पहले नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो का, एपिसोड का और इस किस्से का बिल्डअप आपको अगर पसंद आता है तो आप इसको, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ के साथ ही शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर बताना जब किस्सा पूरा हो जाएगा कि कैसा लगा आपको किस्सा। अब जो सुषमा है, ये बात है 80s के आसपास की। जैसे मैंने कहा कि कविता के बेटे की शादी हुई थी, और ये बात तब की है जब कविता की शादी नहीं हुई थी। और सुषमा कविता की बुआ जी की लड़की थी, एक बेहद ही इंटेलिजेंट लड़की। कविता का, सुषमा का जो घर बार था वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। किसी भी बात की कोई कमी नहीं थी, एकदम सही, जैसे कहते हैं कि बिल्कुल परियों के जैसे उसका रहन सहन। धन धान्य बेशुमार, रईसों में नाम आता था सुषमा के परिवार का। वहीं दूसरी ओर कविता का भी परिवार ठीक था। दोनों बहनें थी, कजन सिस्टर थी। दोनों में प्यार भी बहुत था। सुषमा तकरीबन हर एक बात अपनी बहन यानी कविता को बताती, और कविता भी कुछ ना उससे छुपाती थी। दोनों में एज का कुछ ज़्यादा डिफरेंस था नहीं, कुछ होगा, कुछ 2-3 साल का डिफरेंस, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन इन दोनों के साथ साथ एक ऐसा किरदार भी था सुषमा की ज़िंदगी में जो सुषमा के लिए बहुत मायने रखता था। वो थी रीमा। सुषमा की सहेली थी बचपन से। लेकिन सुषमा और कविता के परिवार के बरक्स, जो रीमा थी वो एक बेहद ही गरीब फैमिली से ताल्लुकात रखती थी, तब तक जब तक सुषमा उस पर मेहरबान नहीं हुई। रीमा के पिता काफ़ी छोटी उम्र में चल बसे। रीमा की जो माँ थी वो घर में काम करके लोगों के गुजर बसर करती थी और नखरे उठाती थी रीमा के। क्योंकि रीमा एक गरीब घर से ताल्लुकात तो जरूर रखती थी, लेकिन उसके जो शौक थे वो बिल्कुल अमीरों जैसे थे। शायद सुषमा की सहेली होने का उस पर, सुषमा की सहेली होने की रंगत थी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि अब हम किसी अमीर परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, यानी कि अमीर परिवार से कोई जान पहचान है और हम भी अपनी पॉकेट देखे बिना वही काम करेंगे जो अमीर लोग करते हैं। लेकिन रीमा को ये समझाता को। रीमा की माँ रीमा से काफ़ी डरती थी शुरू से ही, क्योंकि रीमा का जो स्वभाव था वो बेहद ही अकड़ था। बात बात पर लड़ना झगड़ना, नाराज हो जाना, बात ना करनी और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी, यही सब रीमा का करैक्टर था, उसका स्वभाव था, जिससे ना ही बल्कि उसकी माँ डरती थी बल्कि सुषमा को भी पता था। हालांकि जो सुषमा के पिता थे, यानी कि कविता के फूफा जी, इनका जो रीमा से भी एक प्यार था, वो रीमा को अपनी बच्ची की जैसे ही ट्रीट करते थे, और जो चीज़ सुषमा के लिए आती वही हूबहू चीज़ रीमा के लिए भी आती थ्रू आउट, जब से वो सहेलियां बनी थी। यानी बचपन से लेकर जैसे जैसे वो जवान होती जा रही थी, जो अच्छा कपड़ा सुषमा के लिए आता रीमा के लिए जरूर आता। उनके पिता एक भले इंसान थे, माँ भी भले इंसान थी, लेकिन माँ को कहीं ना कहीं रीमा की संगत सुषमा के साथ अच्छी नहीं लगती थी। वो उसकी माँ की बहुत रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि माँ सच में रीमा की एक भली स्त्री थी, लेकिन खुद रीमा, उसकी माँ, सुषमा की माँ तो भली भांति उसका स्वभाव जानती थी, और उसको डर लगा रहता था, यानी कि कविता की बुआ जी को डर लगा रहता था कि कहीं सुषमा भी उसकी संगति में ऐसा बन जाए, ऐसी बन ना जाए। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि
सुषमा के पिताजी रीमा को, जैसे मैंने कहा, कि अपनी बेटी जैसे ही समझते थे, तो विशेष कृपा थी और ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी। बातों बातों में वो सुषमा को समझाती भी कि बेटा देख, तुम दोनों का स्वभाव अलग है, ठीक है सहेलियां हैं यहाँ तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपस में इतना भी ना घुलो मिलो कि एक दूसरे का स्वभाव ही फॉलो कर लो। वो तुम्हारा कर ले तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर गलती से भी तुम उसके रंग में रंग गई तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। आज तक हालांकि सुषमा को इस तरीके की दिक्कत हुई नहीं। कहा जाता है कि जिस स्वभाव में इंसान जिस सोसाइटी में रहता है वैसा ही हो जाता है। शायद हर एक पर ये बात लागू नहीं होती। जो लोग डिटरमाइंड होते हैं, जिनका एक अपना करैक्टर होता है, जो असूलों के पक्के होते हैं, वो जैसे मर्जी सोसाइटी में रहे, वो अपने आप को भूलते नहीं, वो अपने आप को खोते नहीं, उन पर किसी और कारण नहीं चढ़ता। और वहीं दूसरी ओर जो जिनका स्वभाव ऐसा ही हो, खड़ो, जिन्होंने ना सुधरने की ठानी हो, जैसे रीमा जैसे थे, तो फिर वो भी ऐसे ही उसूलों के होते हैं कि जैसे मर्जी अच्छे लोग मिल जाएं, लेकिन वो किसी भी हालत में सुधरते नहीं हैं। दिन बीतते जा रहे थे, रीमा, सुषमा, कविता बड़ी होती जा रही थी। अब कविता को रीमा के बारे में कुछ कुछ तो पता था, हालांकि अब इतना कभी कभार ही आना होता था कविता का सुषमा के घर। तो जब भी कविता आती सुषमा के घर तो तकरीबन तकरीबन रीमा को हर वक्त वो पाती, जैसे रीमा परछाई की तरह सुषमा के साथ रहती है। इसकी वजह से कभी कभी कविता और सुषमा में कुछ बातें, पर्सनल बातें जो करना चाहती थी वो नहीं हो पाती थी, तो वो फ़ोन पर कर लेती थी बातें। अब ये बात मैं जैसे कहा कि 80s की है, तो फ़ोन की अवेलेबिलिटी भी बड़ी लिमिटेड होती थी। ये धनवान थी काफ़ी, तो इसकी वजह से इनको ये प्रिविलेज हासिल थी। अब सुषमा, जैसे मैंने कहा कि जब तक वो इस उम्र में नहीं आई, जब तक उसकी जो शादी नहीं हो रही, जब तक वो इस उम्र में नहीं आई कि उसकी शादी ना हो जाए, तब तक तो उसके साथ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे ही घर में सुषमा की शादी की बात होने लगी, तो ये नोटिस किया जाता था, जो सुषमा की माँ बताती हैं बाद में, कि रीमा कुछ अजीब से तरीके से बिहेव करती है कि अभी क्या ज़रूरत है, कर लेगी शादी इतनी जल्दी, थोड़ा आजकल शादी करते हैं, ऐसा वैसा कई बातें। अब शायद रीमा की जो जुबान थी वो इतनी काली थी कि इतने अमीर होने के बावजूद, सुषमा इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत लड़की होने के बावजूद रिश्ते आते और बाद में ना हो जाते। किसी को समझ ही नहीं लग रहा था कि आखिर कमी है क्या। लड़के वाले आते, सब कुछ देखते, लेकिन उसके बाद फिर मना कर देते। वहीं दूसरी ओर सुषमा के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। सुषमा जो बिल्कुल चंचल से लड़की, सिंसियर भी थी, लेकिन घर में तो बच्चियां चंचल होती हैं, वैसा ही स्वभाव। वो कहती थी कि जब वो रात को सोती है, उसको ऐसा महसूस होता है कि कुछ परछाई है जो उसके आसपास घूमती है। एक दो बार उसने अपने कमरे के दरवाजे के पास बिल्कुल लंबी सी परछाई देखी है। जैसे उसकी जाग खुलती है, पहले एक दो बार तो उसको लगा कि उसका वहम है, लेकिन ये वहम उसका था नहीं, क्योंकि एक बार वहम होता है, दो बार होता है, बार बार तो नहीं होता। लेकिन बात तब इतनी ज़्यादा बढ़ गई जब एक बार सुषमा के घर के दरवाजे के बिल्कुल पास एक खून से सना हुआ पेज, जहाँ पर एक फ़ोटो लगी थी जो थी सुषमा की, जिस पर लाल से रंग से क्रॉस किया गया था, शायद वो खून था, उस पर कील ठोके गए थे और कुछ चावल के दाने, सिंदूर वगैरह फोल्ड करके रखा हुआ था। ये देखकर तो सुषमा की माँ डर गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर सुषमा तो हंसने लग पड़ी कि पता नहीं किसने मजाक किया। लेकिन उस दिन शायद सुषमा की माँ को यह आभास हो गया कि कोई तो कोई कारण है, और ये कारण पक्की बात है, कोई काला जादू ही है जो ये खास तौर पर इसके लिए किया गया है कि मेरी बेटी की शादी ना हो सके। उनका शक रीमा पर था, लेकिन फिर भी वो बिना सबूत के कोई बात घर में कर नहीं सकती थी। हालांकि उनकी नफरत रीमा को लेकर बढ़ती जा रही थी। अब उनकी बुआ बताती हैं कविता की, उन्होंने
कविता की माँ से बात की इसके बारे में। फिर उन्होंने एक बाबा जी से कंसल्ट किया और उन्होंने बताया कि हाँ, मैं कोई नाम तो नहीं लूँगा कि किसने काला जादू किया है, लेकिन काला जादू तो हुआ है। हालांकि उसका तोड़ कोई बहुत बड़ा था नहीं, तोड़ हो गया। और एक दिन फिर रिश्ता आया वेद का। ये वही वेद हैं जो आज इनको मंदिर के पास मिले थे। वेद एक सफल डॉक्टर, शहर में नाम, जिस शहर में वो रहते थे, लोकल नहीं थे, दूसरे शहर में रहते थे, अच्छा नाम। और बात होगी पक्की। सुषमा की माँ को तो इस बात का विश्वास ही नहीं आ रहा था, लेकिन अभी कुछ समय पहले जो उनको उन तांत्रिक बाबा ने बताया, उसके बाद ये बात तो सच साबित हो गई थी कि किसी ने कुछ तो काला जादू किया था। अब खैर बहुत ज़्यादा इस बात पर ध्यान दिया नहीं गया, क्योंकि मतलब तो था कि भाई बेटे की शादी हो रही है, आज रिश्ता पक्का हो गया। लेकिन रीमा का रंग तो उड़ा हुआ था। जैसे वो तो पक्का मानकर बैठी थी कि सुषमा की शादी होगी नहीं। अब आप सोचेंगे कि रीमा को क्या परवाह थी, रीमा को क्या इंटरेस्ट था कि सुषमा की शादी हो या ना हो। वो तो उसका बैंक थी। अगर उसकी शादी हो गई तो फिर रीमा के नखरे कौन उठाएगा। लेकिन शायद ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। शुरुआत थी एक ऐसे खौफनाक वाक़ये की। अब रीमा उस रात अपनी माँ के साथ बहुत लड़ाई करती है कि उसको भी शादी करनी है। जैसे जैसे सुषमा की शादी नज़दीक आती जा रही थी, वैसे वैसे जो रीमा है वो घर में कलह बढ़ाती जा रही थी। और आखिर रीमा की माँ ने सुषमा के पिताजी से बात की कि भाई साहब, लगे हाथ बेटी का भी कोई रिश्ता देखिए, मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की डोली साथ ही उठ जाए। अब ये फिल्मी सीन थोड़ी ना कि एक ही जगह पे दो शादियाँ होंगी। तो पिताजी भी उनके कहते हैं चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। और एक अच्छा लड़का उनको मिल भी गया। रीमा की शादी सुषमा से भी पहले होगी। चट मंगनी पट ब्याह वाला किस्सा हो गया। उनके पिता ने सुषमा के अपनी बेटी की तरह ही रीमा की शादी की। खूब दहेज दिया, खूब ठाट बाट से शादी हुई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सुषमा की सहेली की शादी है, ऐसा लग रहा था कि सुषमा की सगी बहन की शादी है। सुषमा भी बेहद खुश थी। लेकिन रीमा के चेहरे पर अजीब सी तरीके की उदासी और अजीब सी तरीके की मनहूसियत थी। उसको शायद किसी और की चाहत थी। वो चाहत शायद और कोई नहीं बल्कि वेद ही था। अब कुछ दिन बीतते हैं तो सुषमा की भी शादी हो जाती है। ये वो पॉइंट था जहाँ पर सुषमा कविता का जो कॉन्टैक्ट है वो तकरीबन टूट जाता। कारण कि जैसे मैंने कहा कि 80s की बात है, तो तब इतना था नहीं कि भाई फ़ोन किए जाएं, घंटों बातें हों, कभी कभार 2-3 महीने बाद, 6 महीने बाद एक बार बात हो जाए। तो जो सुषमा की शादी हुई थी वो काफ़ी दूर हुई थी घर से, वहीं रीमा की शादी तो लोकल हुई थी। कविता भी कुछ ही दूर शहर में रहती थी, दूसरे शहर में। अब कॉन्टैक्ट ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर कविता ये सोचती है कि बस ठीक है, कम से कम सुषमा दीदी को छुटकारा तो मिला रीमा से। लेकिन कविता को क्या पता था कि वो जो छुटकारा है सुषमा से तो छूटेगा, मेरे गले पड़ेगा। वो कैसे? अभी 6 महीने हुए थे। एक बार दरवाज़ा खटकता है और वो देखती है कि रीमा सामने खड़ी थी, काफ़ी गुस्से में लग रही थी। मैं पूछती हूँ कि रीमा दीदी क्या हुआ? रीमा कहती है कि यहीं पूछेगी कि अंदर आने देगी। रीमा अंदर आती है, आगे कहती है कि उसके अपने पति से बन नहीं रही, ऐसी लड़ाई हुई है, वो अपनी माँ के घर जाना नहीं चाहती, क्या वो कुछ दिन यहाँ पे रह सकती है? अब कविता कहती है कि मुझे तो कोई समस्या नहीं है, मम्मी पापा से तो बात कर लीजिए। अब माँ बाप उसके बेचारी के क्या कहते हैं, कविता के भी कहते हैं ठीक है जी, रह लीजिए। हैरानी की बात यह थी कि वो सुषमा के घर नहीं गई थी। जैसे कि सुषमा के जाते ही बस उसका उस घर से ताल्लुक ही खत्म हो गया था। अब एक दिन मेहमान रुकता है, 2 दिन रुकता है, 3 दिन रुकता है, 4 दिन रुकता है, लेकिन ज़्यादा दिन मेहमान जितना भी अच्छा हो वो तो खटकता ही। और अगर वो मेहमान रीमा जैसा हो फिर तो वो कुछ दिनों को छोड़िए तो कुछ मिनटों का भी उसका रहना कहीं पर बेहद
किसी के लिए कष्टदायक होता है। यही हाल कविता का भी था। रीमा सारे दिन कविता के मन में जहर घोलती रहती कि लड़के होते ही ऐसे हैं, तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, देखो मैं करके पछता रही हूँ। हालांकि कविता कहती कि दीदी भी तो रह रही हैं, सुषमा दीदी। तो फिर रीमा कहती है कि उसको वेद जैसा एक लड़का मिला, काश मुझे भी वेद ही मिलता। उसकी बातों से ऐसे महसूस होता था कि जैसे वो वेद को पसंद करती है और सुषमा और वेद की जोड़ी उसको पसंद नहीं है। अब जो रीमा का है, कविता के घर में आना जाना लगा रहने लगा। आए दिन वो अपने पति से लड़ती और लड़के यहाँ पे आ जाती। हम कितनी देर उसको सहते। वहीं दूसरी, अब मेरी शादी की बात भी हो रही थी, यानी कविता की शादी हो जाती है तो उसके बाद तो फिर कह दिया जाता है कि भाई अब तो नहीं रख सकते जी, अब 1-2 दिन की बात होती है, वो भी बार बार कितनी देर चलेगा। उसके बाद रीमा गायब सी हो गई। कविता की शादी पर सुषमा आई, बेहद खुश। हाँ, एक समस्या थी कि शादी को समय बीत चुका था लेकिन उनका बच्चा नहीं हो रहा था। सुषमा की जो माँ थी, उनकी फिर इस चीज़ को उनका डाउट था कि शायद कहीं ना कहीं ये फिर किसी काले जादू का असर है। हो सकता है कि किसी ने फिर कुछ ऐसा किया हो जिससे मेरी बच्ची का घर है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, वंश नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन अभी ये शादी का माहौल था तो कोई इतनी ज़्यादा इसको लेकर बात हुई नहीं। हाँ, मुझे इस बात की खुशी थी, इस दौरान सिर्फ 1 या 2 बार ही सुषमा दीदी से बात हुई थी। जब वो घर पे भी आई थी तो मैं नहीं मिल पाई, स्टडीज़ में बिजी थी। तो शादी में जब मिली तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन शायद ये वो आखिरी चंद लम्हे थे जब मैंने सुषमा दीदी को खुश देखा। अब समय बीतता। एक दिन मैं ऐसे घर के काम कर रही थी और फोन आता। मैं फोन उठाती हूँ, दूसरी ओर से जैसे ही मैं एक प्यारी सी आवाज सुनती हूँ, मेरा तो रोम रोम खिल जाता। अरे सुषमा दीदी, आपको कैसे याद आ गई इतने देर बाद? अरे मेरी शादी को भी तो साल हो चला है, आप बताइए, आप तो भूल ही गई। अच्छा, मेरा नंबर कैसे मिला? ठीक है, मम्मी ने दिया होगा। ओके ओके। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की, सुषमा दीदी थोड़ी सी अपसेट लग रही थी। शायद उनके फ़ोन करने का कारण जस्ट गॉसिप करना नहीं था, हालचाल पूछना नहीं था, मेरे साथ कुछ डिस्कस करना था। लेकिन अभी जब हल्की फुल्की बात हो रही थी, फॉर्मेलिटी हो रही थी, मुझे एक पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। जैसे मैं वो आवाज़ सुनती हूँ मैं तो हैरान रह जाती हूँ, क्योंकि वो आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी थी, रीमा। मैंने कहा, सुषमा दीदी ये रीमा ही है ना? तो सुषमा, हाँ मैं करती हूँ बात। हाँ, बाकी और सुना, सब ठीक ठाक? कैसा चल रहा है? अरे कोई खुशखबरी बता। तो कविता कहती, हाँ दीदी बस अभी बताऊंगी आपको। लेकिन मैं समझ पा रही थी कि शायद वो टालने की कुछ कोशिश कर रही हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद फिर वो कहती हैं कि हाँ कविता अब बात कर। तो मैंने पूछा कि वो रीमा की आवाज़ थी ना? तो सुषमा दीदी कहती, हाँ वो कविता रीमा की आवाज़ थी। तो मैं हैरान परेशान कि वो आपके यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है, वो दरअसल वो कुछ समय पहले यहाँ पर आई थी, तुझे शायद पता ही होगा, वो तेरे पास भी तो गई थी कि उसका अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो चुका है। अब वो अपने माँ के घर जाना नहीं चाहती, कहती है कि आपके घर में जाऊंगी नहीं, दिल नहीं लगता आपके बिना। तो वो यहाँ आ गई। तो फिर मैं कविता मेरी तो सहेली है, मेरी तो जान है, अब मैं उसको मना कैसे करती? अब वो घर पे अकेली क्या करती? फिर वेद ने उनको अपने असिस्टेंट रख लिया। काफ़ी मुरझाई हुई अवस्था में ये बात कर रही थी सुषमा। कविता कहती है कि दीदी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, और उसके बाद वो सारी बात करती है जिससे वो कह रही थी कि मुझे लगता है कि शायद वेद को लेकर कुछ। सुषमा कहती है कि लगता तो मुझे भी है ऐसा रीमा की तरफ से होता। कविता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद वेद की तरफ से भी है, क्योंकि जब से ये रीमा आई है तब से वेद मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं करते। इसके आने से पहले तो बहुत प्यार से बात करते थे, यहाँ तक कि हमारा
बच्चा भी नहीं हो रहा, उसके बावजूद उन्होंने कभी इस चीज़ का महसूस ही नहीं किया। लेकिन अब जब से रीमा आई है, या फिर शायद मेरा वहम है, नहीं मेरा वहम नहीं है, ऐसी ही बातें चलती जा रही थी। करते करते उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। कविता को लगता है कि शायद कोई आया होगा, लेकिन शायद ये कविता और सुषमा की फ़ोन पर आखिरी बात थी। कविता इंतज़ार करती है कि फ़ोन आएगा, लेकिन फ़ोन आता नहीं है। फिर कविता भी अपने बिज़ी हो जाती है, उसका बेबी हो जाता है, बेटा हो जाता है, वो बिज़ी हो जाती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि कविता और सुषमा का मेल होता है। हालांकि वो जो वाकया था वो गमगीन था। सुषमा के दादाजी की मृत्यु हो जाती है। जब वो आते हैं संस्कार में सुषमा दीदी, तो मैं तो बस देखकर सन रह जाती हूँ। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी सी नजर आने वाली सुषमा दीदी ऐसे नजर आ रही थी जैसे वो हड्डियों का ढांचा थी। जगह जगह पर उनके काले काले धब्बे पड़े हुए थे। मुंह तो मानो जैसे कपाल था, मांस तो सिर्फ नाम मात्र था। मैं तो एक पल में देखकर पहले पहचान ही नहीं पाई, लेकिन जब पहचाना तो फिर डर ही गई कि क्या हो गया आपको। वो बेहद ज्यादा मायूस, बेहद ज्यादा डरी हुई लग रही थी। वहीं दूसरी ओर वेद उसके साथ ऐसे खड़ा था जैसे उसकी पहरेदारी कर रहा है। उसने हम दोनों को ज्यादा आपस में बात करने नहीं दी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था। मैंने सोचा कि मैं सुषमा दीदी से एकांत में बात करूंगी कि क्या हुआ, क्या दिक्कत हुई, इतना कुछ क्या हो गया। लेकिन मेरी बदकिस्मती कि वो मौका कभी जिंदगी में आया ही नहीं, क्योंकि उस दिन अर्थी उठी थी नाना जी की, यानी कि सुषमा के दादाजी की। अगले दिन सुषमा दीदी नहीं रही। सुबह की पहली किरण के साथ शायद वो सुषमा दीदी की आखिरी सांस थी। अभी तो दादाजी के मौत का गम नहीं कोई भुला पाया था। एक ही दिन हुआ था और अगले दिन हमारे घर की एक प्यारी सी बच्ची, हंसती खेलती, बेपरवाह, इंटेलिजेंट, उसकी मौत किसी को भी हजम नहीं हो रही थी। सबका रो रो के बुरा हाल था, सिवाय वेद को छोड़ के, जो कहने को तो उसका पति था। लेकिन आज मुझे शक हो चला था कि क्या सच में उसने उसको अपनी पत्नी माना भी कि नहीं। हर एक का रो रो के बुरा हाल, कोई भी अपने आप को तो संभाल ही नहीं पा रहा था। 2 दिन में उस घर से 2 अर्थियां उठी। उसके बाद वेद तो जैसे मानो इस घर के साथ कोई ताल्लुक रखता ही नहीं था। उस बेगैरत ने जीते जी जो कुछ भी सुषमा के नाम की प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम में करवा ली थी, और उसके बाद उसने इस घर से सारा ताल्लुक, सभी किस्म के सारे रिश्ते खत्म कर दिए, जैसे वो कभी इस घर का हिस्सा था ही नहीं। एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा रहता था कि क्या वेद का इस हालत, सुषमा की हालत करने में हाल था? क्या रीमा का कोई हाथ था? लेकिन पूछूं तो पूछूं किससे? जिंदगी फिर चलने लग पड़ी। हर आए दिन मुझे बस एक ही सवाल काट खाया जाता था कि मेरी प्यारी सी दीदी के साथ हो क्या गया, मेरी सुषमा दीदी के साथ क्या हो गया। उनके माँ, उनके पिता बहुत ज़्यादा देर तक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो भी कुछ कुछ समय बाद चल बसे। सुषमा का एक भाई भी था, उसके साथ तो आज भी रिश्ता है, मेरा भी भाई है। जब भी हम मिलते हैं, वो भी तो बूढ़ा ही हो गया, लेकिन सुषमा दीदी की बातें होती हैं। कितने वर्ष हो चुके हैं सुषमा दीदी को गए। मैंने उससे कई बार इस दौरान पूछने की कोशिश की कि वेद जीजा का पता कुछ लगा। वो कहते हैं नहीं। बाद में वेद जीजा का भी नजर ही नहीं आया, जैसे मानो गायब सा ही हो गया। उसको भी शक था कि शायद सुषमा दीदी की मौत में वेद का कोई हाथ है, क्योंकि वेद का जो हाव भाव थे वो बिल्कुल संत था। वो ना रो रहा था, ना हंस रहा था, ना उसके मन में, ना उसके चेहरे में कोई भाव था। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता था। समय बीतता जा रहा था और जो ये राज था गहराता जा रहा था, और यहाँ यूं कहें कि ये राज समय की धूल में कहीं दफन भी होता जा रहा था, क्योंकि हम भी अपने परिवारों में बिजी हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई
फिर उसके बाद शादी। लेकिन शायद आज जो शख्स मेरे सामने है वो इस राज से पर्दा उठाएगा। वेद 2-3 दिन उन्होंने लिए ठीक होने में। अब जब वेद बिल्कुल ठीक होते हैं तो फिर अब हम बात करते हैं उससे कि वेद जीजू, क्या हुआ था मेरी बहन के साथ, क्या आपने कुछ किया? तो वेद कहते हैं कि मैं गुनहगार हूं आप सबका, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन शायद जो कुछ हुआ उसकी वजूहात मेरी थी, वो मेरी वजह से हुआ। फिर वो बताते हैं कि क्या हुआ। तो कहते हैं कि सुषमा के कहने पर ही तो मैंने रीमा को अपनी असिस्टेंट रखा था। शुरू शुरू में रीमा मुझे लगता था कि वो मेरे साथ फ्लर्ट करती है, लेकिन मैंने एक मजाकिया तौर पर इस चीज़ को लिया कि साली है, साली साहिब है, ऐसे करती है, कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो मेरे लिए खाना बनाकर ख़ास तौर पर लेकर आने लगी, जो मुझे पसंद होता, ख़ास तौर पर मीठा। उसके बाद फिर कुछ समय में मुझे एक अलग से तरीके की अटैचमेंट होने लग पड़ी। हालांकि सुषमा से मैं बेहद प्यार करता था, हमारा बच्चा ना होने के बावजूद मुझे इस तरीके का कोई था ही नहीं कि सुषमा का बच्चा नहीं है। मुझे सुषमा से प्यार था, ना कि बच्चे से। मैं ताउम्र सुषमा के साथ रहना चाहता था, बच्चा होता या ना होता मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक अलग से तरीके की अटैचमेंट मुझे महसूस होती थी। ना चाहते हुए भी मैं रीमा की तरफ खिंचा चले जाता था। रीमा मुझ पर हक जताती थी और धीरे धीरे ये जो बात है वो सुषमा तक भी जा पहुंची। अब सुषमा बेचारी लड़ झगड़ कर विरोध नहीं करती थी, वो तो बस अपनी नाराज़गी जताकर विरोध करती थी। शुरू शुरू में मैं उसको कहता रहता था कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बाद में ना जाने क्यों मेरा खुद पर ही जो कंट्रोल था वो नहीं रहता था। मैं गाहे बगाहे सुषमा को गुस्से होता था। एक बार तो मैंने उस पर हाथ उठाने तक का गुनाह भी किया। वहीं दूसरी ओर रीमा के साथ अटैचमेंट बढ़ती जा रही थी और रीमा चाहती थी कि मैं उससे शादी कर लूं। लेकिन मैंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं सुषमा को नहीं छोड़ सकता। रीमा कहती है कि अगर सुषमा आपको छोड़ दे तो। मैंने उसको कहा कि ये भी कभी नहीं हो पाएगा पॉसिबल। लेकिन रीमा कहती है कि बस कुछ वक्त होगा, सब हो जाएगा। मैंने नोटिस किया कि सुषमा की जो तबीयत है वो धीरे 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 डाउनग्रेड होती जा रही है और बस वो अंदर ही अंदर ख़त्म होती जा रही है। मैं तो सारे दिन अपने आप से फाइट करता था, अपने आप से लड़ता था कि तुझे क्या हो गया वेद, ये तू क्या कर रहा है? तू अपनी पत्नी से ऐसा बिहेव कैसे कर सकता है? और रीमा के साथ तेरा किसी भी तरीके का कोई रिश्ता है ही नहीं, फिर तू ऐसा क्यों कर रहा? लेकिन कोई ऐसी शक्ति थी जो मुझे सुषमा की तरफ जाने से रोक रही थी, उसका हाल पूछने से रोक रही थी, उसको ठीक करने से रोक रही थी, मेरे डॉक्टर होते हुए भी। जिस दिन सुषमा गुजरी ना, उस दिन तुम्हें लगा होगा कि मुझ पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस पर असर हुआ वो मैं था। क्योंकि उस दिन मुझे आभास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैं तो अपने आप में ही शर्मसार होते जा रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपनी फूल सी पत्नी को अपने आँखों के सामने मुरझाने दिया, वो मेरी आंखों के सामने चली गई। लेकिन एक शक जो उस दिन मेरे मन में घर कर गया कि कहीं इस सारी चीज के पीछे रीमा का हाथ तो नहीं। क्योंकि 1-2 बार मुझे ऐसा महसूस हुआ वो कुछ काले जादू जैसी कुछ चीज कर रही है, वो रीमा के कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स को लेकर कुछ कर रही है। लेकिन तब मैंने इस चीज को इतना गौर नहीं किया। जब मैं वहां से चला गया ना, तो मेरे मन में कई सवाल थे कि मैं रीमा से प्यार से पूछूंगा। लेकिन जब मैं गया, रीमा ने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा कि वो कुतिया मर गई क्या? वो कहकर ऊंची ऊंची हंसने लग पड़ी और मेरे गले लग के कहती है कि अब आप और मैं सारी उम्र इकट्ठे रहेंगे। ये वो वक्त था जब मेरा प्यार, सुषमा के लिए जो प्यार था मेरा, वो शायद उस काले जादू पर भारी पड़ गया जिसको पहले पड़ जाना चाहिए था। मैंने रीना को धकेला और उसको जोरदार थप्पड़ लगाया और उसे पूछा कि क्या ये सब कुछ तुमने ही किया? उसने कहा था कि
तुम्हारे लिए तो किया ताकि मैं और आप इकट्ठे रह सके। आप कहते तो रहे थे कि मैं सुषमा को नहीं छोड़ सकता, तो फिर अब सुषमा को, दुनिया को तो छोड़ना ही पड़ना था। देखो ना, किसी को शक तक नहीं पड़ेगा। काले जादू से उसकी मौत की है, क्या प्रूफ है? मेरी आंखों में आंसू थे, मुझसे एक गुनाह हो चुका था जो जिसका शायद किसी भी दुनिया की अदालत में उसकी कोई सजा नहीं थी। सजा थी तो सजा जो थी वो शायद मैंने अपने आप को देनी थी। मैं रीमा को पकड़ता हूँ बालों से और घर के बाहर धकेलता हूँ, दरवाजा बंद कर लेता हूँ, खूब रोता हूँ। उस दिन के बाद से मुझे कभी रीमा नजर नहीं आई। वो कहाँ गायब होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी दिमागी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। जैसे कोई शक्ति थी जो मुझे काम करने से रोक रही थी, जो मुझे अच्छा खाने से रोक रही थी, अच्छा पहनने से रोक रही थी। धीरे धीरे मैं अपनी लोकेलिटी में पागल डॉक्टर के नाम से मशहूर होने लग पड़ा। मेरा बना बनाया बिजनेस, सब कुछ खत्म हो चला था। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, सबने मुझे ठीक करने की, इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन कुछ ना हो सका। और एक दिन मैंने घर छोड़ दिया। मैं मारा मारा फिरता रहा। अभी कुछ साल पहले महाकाल के मंदिर में आया हूँ, और जब से मैंने महाकाल की शरण ली है, धीरे धीरे मुझे पश्चाताप हो रहा है अपनी गलतियों का, और याद भी आ रहा है कि मैंने क्या क्या किया। दिमागी हालत तो ठीक है, सब कुछ याद है मैंने क्या किया। बस यूं समझो कि मैं इस पश्चाताप की आग में जल रहा हूं आज तक। सुषमा की याद हर रोज मेरे जहन में होती है, और उस पर किए गए जुर्म भी, उन्हीं जुर्मों की जो सजा है वो मैं हर रोज भुगत रहा हूँ, और मैं भुगतने के लिए तैयार भी हूँ। क्योंकि जो मैंने किया, जो रीमा ने किया, वो उसका कर्म, लेकिन जो मैंने किया, सुषमा तो मेरी पत्नी थी ना। वो तो मेरे भरोसे अपना सब कुछ छोड़कर आई थी, और उस बेचारी के साथ मैंने क्या किया। बस ये एक वो खौफनाक राज था सुषमा दीदी का, जो इतने सालों बाद, मुझे नहीं लगता था कि जीते जी मेरे इस राज का पर्दाफाश होगा कि उसके साथ हुआ क्या। लेकिन आज उसके पति सब कुछ बता रहे थे। हमने काफ़ी कोशिश की उनको रोकने की कि आप रुकिए, आप हम भी एक संपन्न परिवार से हैं, आप भी डॉक्टर हैं, चलो आप भूल भी गए होंगे, लेकिन आप पढ़े लिखे इंसान हैं। अगर आपको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट का है कि आप नहीं फ्री में कुछ करना चाहते, तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का आप कुछ काम कर दीजिए, लेकिन आप प्लीज़ घर पे रहिए। लेकिन नहीं, वो नहीं माने। वो कहते हैं कि मुझे महाकाल की शरण में ही आराम मिलता है। वो फिर वहीं चले गए। जब मेरे पोती हुई तो हम फिर महाकाल के दर्शन के लिए गए। मुझे तब नज़र नहीं आए वेद। मैंने एक दो जनों से पूछा तो फिर सुनने में आया कि वो कुछ ही महीने पहले गुजर गए। पहले तो वो पागलों की तरह रहते थे, लेकिन जब वो वापस आए उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर सेवा करनी शुरू की, गरीबों की। यहाँ पर उनका काफ़ी अच्छा नाम हो गया कि एक बाबा जी हैं जो ऐसे सेवा करते हैं। लेकिन एक दिन वो उठे ही नहीं। बस महादेव ने शायद उनको एक गहरी नींद सुला दिया। शायद उन्होंने जो गलती की थी उसकी माफ़ी उनको मिल गई, और वो अपने इस शरीर से आज़ाद हुए। आई होप किस्सा आपको पसंद आया होगा। आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। ऐसा ही किस्सा है जहाँ पर हिमाचल के एक सुदूर गांव में कहर टूट पड़ता है एक ऐसी चुड़ैल का, जिसको एक खास रंग पसंद नहीं था। जिसने भी वो रंग का कपड़ा डाला, वही मरा। क्या
जो हमारे किस्से का किरदार था, उसके परिवार में भी कुछ ऐसा हुआ या फिर उसके साथ कुछ ऐसा होते-होते रहा? क्या उसकी ऐसी किस्मत थी कि वो बच पाया? और अगर बचा तो फिर उसने क्या बयाँ किया? ये सब कुछ है, जो ये आपको थंबनेल नज़र आ रहा है, ये मेंबर्स ओनली है, जो मैंने अपने मेंबर्स को कमिट किया है कि मैं आपके लिए महीने में 1 या 2 वीडियोज़ लेकर आऊँगा और ये इसी का पहला भाग है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का मज़ा उठाएँ, जो कि सिर्फ़ मेंबर्स ओनली है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो लिंक है, उसको क्लिक कर कर इसको जॉइन कर सकते हैं और वीडियो का आनंद उठा सकते हैं। जो सब्सक्राइब के बिल्कुल पास में जॉइन का बटन आ रहा है, उसको भी आप प्रेस कर सकते हैं। सिर्फ़ ₹29 पर मंथ, यानी कि ₹1 से भी कम पर डे में आपको महीने में कम से कम 2 कहानियाँ मिलेंगी, जो एक्सक्लूसिव होंगी, मेंबर्स ओनली होंगी। इसके अलावा जो इसको नहीं जॉइन करना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो ये सिलसिला है हर रोज़ कहानियों का और पॉडकास्ट का, वो तो मेन चलता ही रहेगा। लेकिन अगर हट के और कहानियों को भी आप एन्जॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये मेंबर्स ओनली आप जॉइन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि इसको मैंने बर्डन के तौर पर नहीं किया कि भाई आप सबको बर्डन होगा, आप ₹100 खर्चेंगे, 150 खर्चेंगे, मात्र ₹29। इससे मुझे नेचुरली बात है, फ़ायदा तो होगा, लेकिन वो मेरी कोशिश है कि फ़ायदा मैं आपके जो एंटरटेनमेंट को ज़्यादा एनहांस करने में खर्च करूँगा। जो गियर्स हैं उन पर लगाने में, लाइक माइक की जैसे समस्या आ रही है, अब मेरी तरफ से तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कईयों को समस्या है, तो मैंने महंगे माइक्स ऑलरेडी ऑर्डर किए हैं। आने वाले समय में वो भी यूज़ करेंगे कैमरास पर और जो भी लाइटिंग वगैरह पर, ये सब कुछ खर्च होगा। और आप खुद सोच सकते हैं कि ₹29, जिसमें सिर्फ मुझे ₹17 ही मिलेंगे, बाकी गूगल खा जाएगा, यूट्यूब खा जाएगा, तो उससे क्या होता है। लेकिन जो भी होगा, जितना भी हो पाएगा वो करूँगा। ये एक एंडोर्समेंट थी।